बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। तो मैंने अपना कौसर साहब ने जब मुझे कहा था इस सेशन में शरीक होने के लिए, तो मैंने इनसे यही कहा था कि भाई मुझे कहानियों के बारे में कोई फ़लसफ़ाना गुफ्तगू तो नहीं आती, वो रिजवान साहब और उमर साहब उनसे सुनिएगा आप, इसलिए आपको पहले जो है ना ज़हमत दी। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं बस आपको ना एक दो कहानियाँ जो मुझे अच्छी लगती हैं वो बस छोटी छोटी सुना दूंगा। कहानियाँ बहुत मुख्तसर हैं। एक कहानी उनमें से जापान से ताल्लुक़ रखती है और दूसरी कहानी जो है वो मैंने एक यहूदी मुफक्किर के यहाँ पढ़ी थी, जो उन्होंने यूरोप के किसी बैकग्राउंड से सुनाई है। तो आगाज़ में करूँगा जापान वाली जो कहानी है उसकी। जो जापानी कहानी है आई वो कुछ इस तरह है कि किसी गाँव में एक राहब अपने किसी दोस्त मिलने के लिए गया और उसके घर ठहरा, अपने किसी वाकिफ़कार के घर रात को ठहरा और अगला दिन भी ठहरा। फिर जब अगली शाम हुई तो वो उसने वापस जाने का फैसला किया कि अब मैंने वापस जाना है। वो अकेला था, नाबीना राहब देख नहीं सकता था वो। तो जो उसका मेज़बान था, जब वो उसके घर से चलने लगा तो मेज़बान ने उसको एक लालटेन दी कि ये तुम साथ ले जाओ। तो जब वो लालटेन उसको पेश की मेज़बान ने, तो जो राहिब था उसने कहा ये क्या दे रहे हो तुम मुझे? कहने लगा कि एक लालटेन आपको मैं दे रहा हूँ। तो वो हंसने लगा, कहने लगा भाई मैं तो अंधा हूँ, मेरे लिए तो दिन और रात एक जैसे हैं, मुझे ये लालटेन क्या फ़ायदा देगी? तो जो उसका मेज़बान था वो कहने लगा कि नहीं, ये मैं आपको आपके लिए लालटेन नहीं दे रहा, ये आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो दूसरे लोग देख सकते हैं, वो जो रात को चल रहे होंगे आपके रास्ते में, कहीं वो आपसे न टकरा जाए, उनको पता चल जाए कि कोई शख्स आ रहा है। तो खैर राहिब को ये बात समझ में आ जाती है, वो बड़ा खुश होता है, शुक्रिया अदा करता है अपने मेज़बान का और वो लालटेन लेके चल पड़ता है। तो काफ़ी देर वो चलता रहता है तो अचानक उससे एक बंदा टकरा जाता है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने हाथ में लालटेन भी उठा रखी है और इसके बावजूद ये शख्स मुझसे टकरा गया है। तो गुस्से में उस बंदे को कहता है वो कि भाई मैं तो अंधा हूँ, लेकिन क्या तुम भी अंधे हो? तुम्हें नज़र नहीं आए ये मेरे हाथ में लालटेन पकड़ रखी है, रोशनी है इसमें? तो उस शख्स ने माजरत वगैरह की इससे, लेकिन कहा कि माफ़ कीजिएगा, आपको तकलीफ हुई मेरी वजह से, लेकिन बात यह है कि आपकी लालटेन जो है वो काफ़ी देर हुई जो बुझ चुकी है, आप खाली उसका जो होल है वो उठा के आप चल रहे हैं। तो ये तो थी जापान से आई हुई कहानी, जो ज़ेन बुद्धिज़्म की कहानियों के अंदर जो हम पढ़ते हैं। जो कहानी मुझे यहूदी पस मंज़र से मिली वो यूरोप के किसी गांव के हवाले से सुनाई जाती है। कोई दूर दराज कोई कस्बा या गांव था जहाँ के का एक छोटा सा बाज़ार था और उस बाज़ार में हर तरह के जो होते हैं क्राफ्ट्समैन आप कह लें या पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। वहाँ हजाम थे, बढ़ई थे, हर तरह के लोग वहाँ पे मौजूद थे। सिर्फ एक पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था और वो था घड़ियों को ठीक करने वाला। अब आहिस्ता आहिस्ता यूँ हुआ कि लोगों के पास जो घड़ियाँ थीं वो ख़राब होना शुरू हो गई, इसलिए जब एक मतलब ख़राब हुई घड़ी तो उसको ठीक करने वाला कोई ना था। तो अब हुआ ये कि कुछ लोगों ने फिर जब उनको पता चला कि हम घड़ी तो ठीक करा नहीं सकते, हमें वक्त बिताते नहीं है, तो बहुत से लोगों ने ये किया कि अपनी घड़ियों को से गाफिल हो गए और उनको उन्होंने फेंक दिया एक साइड पे। तो उन घड़ियों पे जंग जमना शुरू हो गया और आखिरकार बिल्कुल वो अज़कार रफ्ता जिसको कहते हैं, बिल्कुल बेकार हो गई उनकी घड़ियाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस गाँव में जिन्होंने इसके बावजूद कि उनकी घड़ियाँ चलती नहीं थी, रुकी हुई थी, वक्त नहीं बिताती थी, वो उनका बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखते, संभाल के रखा उन्होंने उन घड़ियों को, रोज़ उनको साफ़ करते और देखते और अच्छे तरीके से संभाल के रखते। खैर यूँ ही वक्त गुजरता गया। एक दिन एक अजीब बात यह हुई कि अचानक वहाँ पे एक शख्स आ गया, उसने दुकान खोली और वो घड़ियों का काम करने वाला, घड़ियों का यानी घड़ी साज था। तो जब लोगों को मालूम हुआ कि घड़ी साज आ गया यहाँ पे, घड़ियाँ ठीक करने वाला, तो सब लोग बहुत खुश हुए और सब लोगों ने अपनी घड़ियाँ ढूंढ ढांढ के तो उसके पास जा पहुँचे कि हमारी घड़ियाँ ठीक कर दो। तो अब हुआ ये, जैसा कि आप सब लोगों ने अंदाज़ा कर लिया होगा कि जिन लोगों ने अपनी घड़ियाँ संभाल के रखी हुई थी उनकी घड़ियाँ तो उस घड़ी साज ने ठीक कर दी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी घड़ियाँ बिल्कुल एक साइड पे डाल दी थी और उनका ख्याल नहीं किया था कि अब इनका क्या मकसद है, तो वो उनकी घड़ियाँ ठीक नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि ये दो जो कहानियाँ हैं इनमें आपस में एक तरह का कंट्रास्ट तो है, लेकिन शायद ये कंट्रास्ट ऐसा हो जिससे हमें कुछ जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री किस्म की मैसेज हमें समझ में आता हो। तो मैं बजाय इसके खुद मैं इस पे कोई कमेंट्री दूं, मैं चाहूँगा कि आप में से कोई या जो भी चाहे वो अपनी राय दे इनके बारे में, क्या इन दोनों कहानियों का मतलब क्या समझ में आता है और आपस में इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते।
चले ठीक है, सोचना शुरू करते हैं इसके ऊपर, मतलब जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में थिंकिंग आउट लाउड। तो अच्छा, जो अनासर जो मुझे याद है क्रूशल मुझे, ठीक है, वो एक ये है कि आपको एक पहली वाली कहानी में एक शख्स है जो कि देख नहीं सकता, ठीक है, और दूसरी वाली जो कहानी है उसके अंदर जो क्रूशल एलिमेंट है वो ये है कि वो उनकी भी एक तरह से बीनाई छीनी गई है, ठीक है, मगर उनकी बीनाई जो है वो मतलब शायद उनकी अपनी कोई वो है, क्या कहना चाहिए, कोई मिस्टेक है, कोई गलती है जिसकी वजह से उनकी खास किस्म की बीनाई छीन ली गई है, वो है वक्त का बताना। तो अगर ये दो एलिमेंट्स अगर हम साथ रखें तो फिर जो अगली बात मेरे जहन में अभी स्ट्राइक कर रही है वो ये है कि साथ साथ जो पहली स्टोरी है उसके अंदर आपके ऊपर मुसल्लत किया गया है एक तरह से, मतलब मुसल्लत इज टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, मगर आपके ऊपर जो है वो कोई ऊपर से आपको बता रहा है कि जी ये जो बिनाई है, सॉरी ये जो आपकी मदद करेगी, कोई आला है जो मदद करेगा, ठीक है, उसकी वैसी कोई हैसियत नहीं है, फी नफ्स से ही कोई हैसियत नहीं है उसकी, सिर्फ जो हैसियत है वो सिर्फ इस तरह से पैदा होती है कि एक सर्कल ऑफ पीपल उसके अंदर उसकी वैल्यू कहीं से मतलब म्यूचुअल रिकग्निशन, उसको मैं इस तरह से कहूंगा कि उसी के थ्रू उसकी रिकग्निशन होगी, उस क्या कहते हैं अपना, क्या कहा था आपने, टॉर्च था, क्या था, लालटेन था, हाँ ठीक है, तो उसकी जो रिकग्निशन है वो मतलब उसकी फी नफ्स से ही नहीं है कोई भी चीज, मगर उसके साथ साथ है, हालांकि दूसरे के अंदर जो वैल्यू है वो फी नफ्स से ही मौजूद थी, ठीक है, वक्त का रखना, वक्त का बताना, ये जो है ये उसकी वैल्यू फी नफ्स से ही थी, और उसको लोगों ने साइड पे तर्क कर दिया, जिन्होंने तर्क कर दिया उन्होंने जो है वो कभी उसको रिकवर नहीं कर सके, हालांकि जो पहली कहानी थी उसके अंदर जिन्होंने अगर उसको चाहे रखा नहीं रखा, मगर उसकी एज लॉन्ग एज इन कम्युनिटी, एज लॉन्ग एज मतलब इज्तिमाई तौर पे लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी, चाहे वो उसके इस्तेमाल से हो, चाहे उसके इस्तेमाल ना होने से हो, मतलब वो बायस ठोकर भी बनी मगर फिर भी इसकी वैल्यू थी, ठीक है। दूसरी स्टोरी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपकी घड़ी जो है वो काम करना बंद कर दे, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, तो आउटसाइड ऑफ दैट कोई उसकी वैल्यू समझ में नहीं आई। फिलहाल मैंने तो इसमें से यही नुक्ते निकाले हैं जो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के साथ इनकी कॉन्वर्सेशन हो सकती है थोड़ी बहुत। जी रिजवान साहब आप थोड़ा सा आगे अल्फाज ऐड कर दें इसमें। तो मैंने ये एक्चुअली जो कुछ कमेंट्स थे उनमें ये भी मेरे जहन में था लेकिन मैंने जिक्र नहीं किया, वो जिस आर्टिकल जो मैं लिख रहा था उसमें इसका भी जिक्र है। आपने खुद अल्फ लैला व लैला की बात की है, अरेबियन नाइट्स या 1001 नाइट्स जो एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, मगरब में शायद अरबी अदब में इससे ज़्यादा कोई किताब नहीं जानी गई और उसकी मल्टीपल ट्रांसलेशंस मौजूद हैं। किस्सा सैफ मुल्क जो बात होती है यूनिवर्सल स्टोरीज़ की, तो वो भी सैफ मुल्क उसके अंदर भी है, और मेरा ख्याल है एक मेरे दोस्त हैं जो इस पर PhD कर रहे हैं। तकरीबन मराकश मोरक्को से ले के इंडोनेशिया मलेशिया तक हर कल्चर के अंदर किस्सा सैफ मुल्क मौजूद है। हमारे यहाँ तो है ही, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का है, या आपके पास सैफ मुल्क झील भी है। तो इस पे मैं बात करना चाह रहा था कि 1001 नाइट्स जो है वो अल्फ लैला व लैला, उसमें तकरीबन स्टोरी टेलिंग के बारे में एक स्टोरी है, और ये बेसिकली जो अभी इन्होंने बताया है कि पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या है, अब लगता है ये चालान बचवा के आ गए, हमें इसको डायरेक्टली लिंक होता है। ये एक्चुअली अल्फ लैला व लैला की ही कहानी है जो आपके साथ हो रही है। अल्फ लैला व लैला में क्या है कि एक वो शहजादा है या बादशाह था, उसकी बेगम जो है वो सोती है गुलाम के साथ, वो वापस आता है, वो उसे कहती है, उसको कत्ल करता है। उसके बाद वो सारी औरतों को, उसका औरतों से इत्मीनान उठ गया है, वो सारी औरतों को कहता है एक रात एक औरत लाओ, उससे शादी करता है, सुबह तो उनको कत्ल कर देता है। ये चल रहा है यहाँ तक कि वजीर की बीवी जो है वो कहती है कि मुझे भेजे। आप कहता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मुझे भेजे, भेजती है। वो मास्टर स्टोरी टेलर है, उसका एक उस्ताद भी है किस्सा कहानी का जिससे ट्रेंड है, वो आके किस्सा सुनाना शुरू करती है, और फजर तक आके किस्सा किसी ऐसी जगह पे लाके खड़ी करती है कि अब ये बंदा अगर कत्ल कर दिया गया तो कहानी जो है वो नहीं बयान होगी। ये एक थ्रेड है जो मेटा नैरेटिव है, फिर उसके अंदर एक कहानी है, कहानी के अंदर एक कहानी है, उसके अंदर एक कहानी है, तो 4-5 लेवल्स पे अल्फ लैला व लैला चल रही है। यानी आज जब उसके प्लॉट के अंदर है तो उसके वेब के इतने अंदर जा चुके हैं कि आपको पता नहीं आप हैं कहाँ, क्योंकि पहला लेवल प्लॉट चल रहा था जिसमें ये शहजादी जो है, ये जो बेगम है, ये सुना रही है कहानी, और वो कहानी अब चल रही है, अब रात अगली आ गई है, उस कहानी के अंदर उसने नया प्लॉट स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर नया प्लॉट। जब तक ये रातें खत्म हुई हैं उसके 2 बच्चे शायद हो चुके थे,
और अब तो वो माँ है, अब तो उन बच्चों की माँ है, अब कहाँ से मारेगा। और ये जो मामला कि उसका जो गुस्सा था मैं चालान करूंगा, जो उसको नफरत थी औरत से, वो सब कुछ डिसिपेट कर गया। तो कहानी एज हीलिंग, ये उसका एक मेजर प्लॉट है। दूसरा प्लॉट एग्जैक्टली जो इन्होंने इस्तेमाल किया है कौसर साहब ने उन पे पुलिस वाले के साथ, कि आप जगह जगह उसके मोमेंट्स देखेंगे कि बहुत ज्यादा किसी ने कोई जुल्म किया, ज्यादती किया, या कोई जिन के हाथ में एक नफ्स आ गया, एक इंसान जिन के आगे खड़ा है, जब उसके आगे आता है तो उसे कहता है मुझे कहानी सुनाओ। अगर तुमने वो कहानी सुनाई और मुझे अच्छी लगी तो तुम जिंदा हो, वरना तुम मर गए। रिवर्स हो रहा है। यहाँ तो कौसर साहब कर रहे हैं, वहां पे कैरेक्टर आफ्टर कैरेक्टर मल्टीपल मोमेंट्स हैं हज़रत लैला वलैला में। वो खड़े होकर कहते हैं मुझे कहानी सुनाओ, और तीनों में से जिसकी सबसे अच्छी कहानी होगी वो बचेगा, बाकी दो मर जाएंगे। या ये हो रहा है, 3 लोग हैं, मैं 2 को खाऊंगा, मैं जिन हूं, मैं 2 को तो खाऊंगा, अब जिसकी सबसे अच्छी कहानी होगी वो बच जाएगा। तो वो हील करती है, कहानी बचाती है, कहानी जिंदगी। लेकिन इस सब के ऊपर एक फाइनली एक फलसफियाना पॉइंट है कि अगर कहानी स्टोरी टेलिंग एज अ मोड, एज अ वे ऑफ लिविंग और थिंकिंग लिया जाए तो बात बहुत तब गहरी हो जाती है। वो ये है कि हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट स्टोरी आर वी लिविंग। और यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग है नीड्स रिलीजियस ट्रेडिशन। हर रिलीजियस ट्रेडिशन की एक अपनी बड़ी कहानी है। अगर आप कहते हैं हम मुसलमान हैं तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो एक खुदा था जिसने तख्लीक किया, उसने कहा कुन और हो गया फयकून, और उसके बाद कायनात है, उसने बनाए फरिश्ते, उसने बनाए जिन, उसने बनाए इंसान को लाया। वो एक पूरी कहानी है जो चलती है, फिर वो अंबिया के थ्रू गुजरती है, गुजरते गुजरते फिर एक इख्तिताम है जिसमें इमाम मेहदी ने आना है, उसके बाद जन्नत जहन्नुम का तसव्वुर है। लिविंग दैट स्टोरी इज टू बी अ मुस्लिम। मतलब स्टोरी टेलिंग के जो डिमेंशंस है, और फिर उसके अंदर आए तो कहें कि मेरी अपनी कहानी, ये सारी स्टोरी टेलिंग या तो शुगर या फिर होगा किसी लेवल पे अपनी स्टोरी को समझना। तो ये उसकी एक एग्जिस्टेंशियल स्पिरिचुअल डिमेंशन है और एक रिलीजियस डिमेंशन है। टू बी अ क्रिश्चियन इज टू बी लिविंग द क्रिश्चियन मिथ बेसिकली। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो जो उनका है डेथ एंड रेजरेक्शन है, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे, इसकी कहानी के अंदर उसके बगैर ईसाईयत कुछ नहीं। रिलीजियस ट्रेडिशंस की अपनी कहानी। आप नेटिव अमेरिकन के पास जाएंगे जो रेड इंडियंस, हमें रेड इंडियंस अब उनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं, तो उनकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी मिथ्स हैं। तो ये मिथिकल एक बहुत फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल एक बहुत बड़ी एक कायनात है जिसके अंदर वो जैसे समझे कि वन इज इनहैबिटिंग दैट यूनिवर्स, वन इज लिविंग दैट स्टोरी। टू बी अ मुस्लिम इज टू लिविंग द मुस्लिम स्टोरी। तो ये 2 डिमेंशन में कह रहा था कि जो कौसर साहब ने कहा कि स्टोरीज की पावर ये बता रहे हैं, देखिए चलान बचा के आगे। लेकिन हज़रत लैला वलैला में एक मतलब डजन्स ऑफ मोमेंट्स, दर्जनों जगहों पे ये हो रहा है कहानी सुनाओ बच जाओगे। और कहानी मेन कैरेक्टर जो है वो कहानी ही सुना के, मैं कौसर साहब को चाहता बीच में रोक दूं और फिर देखते हैं अगली नशिस्त में कहानी मुकम्मल करेंगे, क्या लोग वापस आएंगे। और साहब किस्सा सुना रहे हैं, मैं पुलिस वाले को मिला, पुलिस वाले ने ये बताया, बीच में रोक देते हैं, कहते हैं अब नहीं बताता आगे क्या। इस तरह पुलिस साहब की लंबी उम्र होगी, इस महफिल की लंबी उम्र होगी, तो कहानी खत्म ना किया करें। कौसर साहब ये सीखना चाहिए था, कहानी दरमियान में छोड़ दे लोगों को कि अब अगले हफ्ते में बताऊंगा हुआ क्या। अच्छा कौसर साहब एक छोटी सी बात अगर इजाजत दें तो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आपके पास। ये रिजवान साहब जो बता रहे हैं ना कि जिन की कहानी आती है उसमें अपना अल्फ लैला में वो कहता है बंदे को कि कहानी सुनाओ, अगर ठीक हुई तुम्हारी कहानी अच्छी लगी तो बच जाओगे वरना मार दिए जाओगे। फिर उन्होंने कहा कि आपके साथ इसका रिवर्स हुआ है कि आप कह रहे हैं उसको ना, विक्टिम कह रहा है कि भाई मैं कहानी सुनाऊं। तो मैं कहना चाह रहा था कि शायद वो पुलिस वाला आइंदा जब किसी को पकड़ेगा तो यही कहेगा भी कहानी सुनाओ कि ये अच्छी है तो बेचारा। इन्होंने जिन क्रिएट कर दिए, देव बना दिए। दूसरा पता नहीं वक्त की क्या लिमिटेशन है, तो वो जो कहानी सुनाई थी उस पर जरा गौर करें, क्या मतलब बाकी लोग समझते हैं उसका। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे अपने ऑडियंस से भी अगर उसमें कोई पूछना चाहें इस सिटिंग के हवाले से, कोई जो रिजवान साहब ने बात की है, डॉक्टर साहब ने नहीं कौसर साहब, उन्होंने जो कैसे साहब ने कहानी सुनाई है वो कह रहे हैं कि उस कहानी का जवाब दें। आगे लोग बैठे हैं, सुनने वाले भी जो हैं वो अब शामिल हो जाएं। आप फिर बात जो है वो जी मैं ये चलान हो के रहेगा, ये चलान नहीं बचेगा। आपकी दूसरी कहानी जो वक्त से मुतालिक थी और घड़ी से मुतालिक थी, तो उसमें जो तो जिन्होंने तो घड़ियां ठीक करा दी वो वक्त की कैद में रहे, और जो जिन्होंने जिनकी घड़ियां खराब थी उन्होंने वो वक्त की कैद से आजाद हो गए।
लेकिन क्या घड़ी न होने से बंदा वक्त की कैद से आजाद हो जाता है? सवाल ये है। मेरे ख्याल में उनका एक नजरिया बदल जाता है। मतलब रहने के लिए जब आपको अंदाजा ना हो कितना वक्त गुजर गया है या वक्त के साथ आप रिलेट नहीं किसी चीज को करते, तो आपका एक जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। जी ये इंटरेस्टिंग बात है। जी बिल्कुल हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे। तो मेरे ख्याल से अगर इन दोनों कहानियों को कंपेयर करें ना और देखें, दोनों कहानियों में दो चीजें हैं। लालटेन है, रोशन लालटेन है और बुझी लालटेन है। या लालटेन की एक बाहर का वो कागज है जिसमें वो अंदर मोमबत्ती रखी है, और यहाँ घड़ी है, मशीन है एक, और फंक्शन है उसका। दो चीजें यहाँ हैं, दो चीजें वहाँ हैं। आपको हिंट दे रहा हूँ जस्ट एक और डिफरेंट अंदाज में के लिए। इस तरह भी देखिए जरा। मसनूई है और वक्ती है। जी दोनों चीजें जो है वो मसनूई है और वक्ती है। अगर मुझे इजाजत दें तो। जी मेरा मतलब मैं दोनों स्टोरी से एक मॉरल ये अखज़ करता हूँ कि आपको इंसान को कोई भी क्वालिटी, आपको कोई चीज़ जो आपके यूज़फुल है उसको कायम रखने के लिए उसको आपको बार बार उसको देखना पड़ता है, उसके अंदर कोई इनपुट डालनी पड़ती है, तब तक वो चलती रहती है। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है, अगर आपने उसको रीइंफोर्स नहीं किया, रीएनर्जाइज नहीं किया, तो वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड ये कीजिए कि अगर आपके पास, सेकंड स्टोरी से इस तरह मैं करता हूँ कि अगर इन्वायरमेंट जिसके अंदर वो आपको थी जो चीज़, उसको संभाल के नहीं रखा और इन्वायरमेंट वो आपको नहीं मुयस्सर, और उसके बावजूद आपने उसको संभाल के नहीं रखा, तो जब आपकी इन्वायरमेंट दोबारा रीइंस्टेट हो जाएगी या रीइंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो अगर आपने उसको कुछ जला नहीं बख्शी, कोई जो उसके ऊपर एफर्ट नहीं करके रखी हुई, तो आप दोबारा वो अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी वो रीगेन नहीं कर सकते। और डिस्पाइट के जी के वो अब आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट आ गई है, वो सारा एनवायरनमेंट आ गई है। दैट इज़ व्हाट मेरी जो इसमें लेसन है वो इस तरह का। जी बहुत अच्छे। जी मैं इसको रिलेट करता हूँ एक कहानी का एक स्टाइल है जिसमें हर आदमी के पास इंटरप्रिटेशन की इजाज़त होती है, और वो हमेशा कहानी के टेक्स्ट को अपने कॉन्टेक्स्ट से एसोसिएट करके समझने की कोशिश करता है। जैसे हमारे यहाँ फ़लसफ़ियाना रवायत में एलोगरी ऑफ द केव या एनोलॉजी ऑफ द केव मैन की बात होती है, या अगर ओरिएंटल ट्रेडिशन में देखें तो वो हाथी की मिसाल देते हैं कि 3 अंधों को कहा गया कि वो इसको देखें कि क्या है, तो एक ने सूंड पे हाथ लगाया तो उसको कुछ और महसूस हुआ, एक ने टांग पे लगाया तो उसको कुछ और चीज़, और दुम पे लगाया तो कुछ और चीज़ महसूस हुई। अब इस कहानी को अगर आप ये देखें, तो अगर दूसरी कहानी को देखें तो वी आर लिविंग इन अ स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम, और टाइम जो है वो चाहे रिलेटिव फिनोमेना भी है, मगर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज ज़रूर हो रहा होता है। तो घड़ी की अगर मिसाल है तो वो ये कि वो लोग जो वक्त की हिफाजत करते हैं और वक्त के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी मैं इसको रिलेट करूँगा जैसे ये है कि मोमिन वो है जो अपने असर से हम आहंग है, यानी वो जो अपनी घड़ी को वक्त के साथ मिला के चले, और जिन्होंने अपनी घड़ी संभाल के नहीं रखी थी वो वक्त से पीछे रह जाते हैं, तो वो शायद वक्त की अहमियत को समझते नहीं और वक्त को खो देते हैं। मुझे तो इस कहानी की ऐसे समझ आई है। मुझे लगता ये है कौसर साहब अभी तक की जो अपना इंटरप्रिटेशंस आई हैं उसमें 2 स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं। ये जो आखिरी साहब ने बात की, नाम मुझे मालूम नहीं इनका, इनकी और वो आमना आपा की जो बात थी वो तकरीबन मिलती जुलती इस हवाले से थी कि आप दोनों ने जो घड़ी का उसमें जिक्र है दूसरी कहानी में, उस पर थोड़ा फोकस किया, उसको सीरियसली लिया है और उसको वक्त के साथ उसको जोड़ा है। लेकिन आपसे पहले जिन साहब ने बात की थी उन्होंने इसको यानी घड़ी पे फोकस किए बगैर इसको सिंबल के तौर पे लिया है कि ये इस कहानी का, मैं घड़ी की बजाय कोई और चीज़ भी हो सकती थी, तब इसका क्या मफहूम होता।
तो ये दो अंदाज तो अभी तक सामने आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा लिटरली अगर लें इसको तो उससे आप कैसे समझ सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप इसको इस्तारा समझें घड़ी को, यानी एक कहानी में अगर आप घड़ी को सीरियसली ले रहे हैं तो दूसरी वाली कहानी में भी एक चीज़ है लालटेन, तो इस हवाले से शायद हमें रोशनी वगैरह की को बात करनी चाहिए। ये दो लेवल्स मुझे जो अभी तक लग रहे हैं वो ये हैं। तो मज़ीद कोई किसी के जहन में कोई चीज़ हो बताना चाहे तो बताए, मैं भी जो मेरे जहन में आती है वो सामने रखता हूँ आपके। तैमूर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कुछ अगर इनकी बात मुझे जिस तरीके से ये दोनों कहानियां समझ में आती हैं आपकी इजाजत से कौसर साहब। जी जी पूरी इजाजत आपकी इजाजत से मुझे जो समझ में आती हैं दोनों कहानियां वो मेरे ख्याल से अगर आप इनको जो एक चीज की रूह होती है और एक चीज का होता है कब कह लें जिस्म होता है, जिस्म और रूह कह लें, या फॉर्म और मैटर होता है, जैसे जिस्म है और रूह है इंसान का, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो मेरा ये दोनों कहानियां दोनों की अहमियत बताती हैं आपको। पहली वाली कहानी आपको ये बताती है कि अगर आपके अंदर रूह नहीं है, सिर्फ आपने जिस्म है आपका, या आपकी कोई इबादत है या कोई भी चीज़ है, फॉर्म आपके पास उसकी इंटैक्ट है लेकिन उसके अंदर से रूह नहीं है, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ बता रही है कि शायद हमारी इंडिविजुअली भी बहुत से लोगों की और कलेक्टिवली भी शायद हैसियत है बहुत से हवालों से कि हम एक लालटेन उठा के जा रहे हैं और हमारा ख्याल है कि हमारे हाथ में कोई लालटेन है, रोशनी है इसमें, लेकिन वो बस उसका बाहर से एक होल सा रह गया, अंदर उसके कुछ नहीं है, और हमें अंदाज़ा नहीं है जब तक हमें कोई बताए ना कि भी आप तो खाली चीज़ उठा के जस्ट कवर एक उठा के ले जा रहे हैं। तो इससे तो ये लगता है कि जो रूह की चीज़ की अहमियत है, किसी चीज़ की रूह की, उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा है। और जो दूसरी कहानी है वो शायद इसका बिल्कुल रिवर्स, इसको कम्प्लीमेंट करने के लिए वो ये बताती है कि आपका घड़ी है, एक मैकेनिज्म है, एक तरह की फॉर्म है, लेकिन रूह से वो महरूम है, लेकिन क्या अब उसको क्या किया जाए? तो क्या अब उसको फेंक दिया जाए? उसको फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए कि जब रूह पढ़ने का वक्त आएगा तो किसी न किसी फॉर्म की जरूरत होगी, फॉर्म के बगैर रूह जो है ना वो नहीं आ सकती। जैसा कि मौलाना थानवी की बात कर रहे थे रिजवान साहब, उनके हाँ एक प्रैक्टिकल एक चीज़ मैंने देखी थी, तो लोगों को गाइड किया करते थे वो मसाइल, तो बहुत से लोग उनसे कहते थे कि जी हम जिक्र करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो हमारा दिल नहीं लगता, हमें कुछ महसूस नहीं होता, तो उनको यही कहते थे भाई आप जिक्र करते रहें, अगर आप जिक्र करते रहें छोड़ेंगे नहीं तो हो सकता है एक वक्त आपके अंदर वो उसका जो रूहानी पहलू है वो शामिल हो जाए, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे, ये फॉर्म जो है इसको भी आप छोड़ देंगे तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी वक्त आपके यहाँ रूह आ जाए। यानी बर्तन है, वो बर्तन जरूरी है, काफ़ी नहीं है, लेकिन उसकी अपनी एक अहमियत है। तो मैं तो इन दोनों कहानियों को मेरे से मिला के कुछ इस तरह समझने की कोशिश करता हूँ। ज़रा जैसे कि दोस्त हमारे कह रहे थे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लोग समझते हैं और मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं कहानियों की, आप मुख्तलिफ अंदाज से समझ सकते हैं और कोई इसकी लिमिट नहीं सेट की जा सकती कि अब इस कहानी का ये मतलब मुतय्यन हो चुका है, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। ये थी मेरे पास कोई चीज़, मालूम नहीं आपको क्या इसके बारे में राय बनती है। मैं रिजवान शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के सेशन को कंक्लूडिंग कोई अल्फाज अगर आप पेश कर सकें। मेरे ख्याल में ये जो अगर इसी जहाँ पे बात, क्योंकि बाकी तो यही डिस्कशन थ्योरेटिकल ज़्यादा हो रही है, जो कहानी के ज़रिए इस तरह की इनसाइट्स तक पहुँचा, अगर थोड़ा सा तवज्जो करें जो कैसर साहब ने कहा है, मेरे ख्याल में एक लेवल पे ये बात रवायत के बारे में, अपनी ट्रेडिशन के बारे में कही जा सकती है। शायद आज एक एम्प्टी लालटेन है, उसमें कोई रूह नहीं है, लेके वो फॉर्म है जो हम लेके फिर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो उसमें जान डालने की भी ज़रूरत है, लेकिन फॉर्म को भी, चाहे वो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हैं या पोइटिक फॉर्म है या स्टोरी टेलिंग की फॉर्म्स हैं, ज़ुबान है हमारी, वो भी एक फॉर्म है, लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म एट वन लेवल। तो ये जो सारी रवायत जो हस्तनीस का बुनियादी प्रोजेक्ट ये है, ये फॉर्म और उसकी मानवियत दोनों को साथ लेके चलना, और जहाँ पे मानवियत में फूका जा सकता है वहाँ वो फूकी जाए, जहाँ पे फॉर्म को रिवाइव करना है वहाँ पे उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। तो आप बस ये समझें कि ये जो नशिस्त है ये कोशिश कर रही है कि किस्सा खानी जो है, स्टोरी टेलिंग, हकायात को बयान करना, ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स थी, एक बहुत बड़ी रवायत थी, तो इसको ज़िंदा करने की कोशिश है। अब उसमें मानवियत डालने के लिए लोग भी होने चाहिए, और उसकी फॉर्म को भी हमें अटेंशन देनी चाहिए कि स्टोरी टेलिंग की फॉर्म क्या करती है, क्यों। अब ये जो बात इन्होंने कही है, इस पे पूरे ट्रीटिसेस मिल सकते हैं फॉर्म और मैटर पे। अरस्तू पे चले जाएं, आपको अलिफ बे नहीं समझ आएगी ये क्या रहे।